हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, अपनी तैयारी को कंटिन्यू करोगे। तो फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है सभी के लिए। इस वीडियो में हम बात करेंगे, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, एग्जाम फॉर द पोस्ट ऑफ स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर 50% कोटा, दैट इज प्रमोशनल कोटा। कर्मचारी एवं कल्याण निरीक्षक 50% पदोन्नति कोटा के लिए जो परीक्षा आयोजित की गई, कब हुआ? 21 जनवरी 2026 को हुआ। 2 घंटे का समय दिया गया और इसमें जो मैक्सिमम मार्क्स है वह कितना है? 100 मार्क्स का। तो स्टार्ट करते हैं इस पेपर में पूछे गए प्रश्नों को और उनके उत्तर जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, विच इज़ द करेक्ट यूआरएल ऑफ HRMS एप्लीकेशन ऑफ इंडियन रेलवेज। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे यूआरएल की बात की जा रही है। यूआरएल का मतलब क्या होता है? दैट इज यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ठीक है, बेसिकली इट इज़ अ यूनिक वेब एड्रेस दैट यूज टू फाइंड एंड ओपन ए स्पेसिफिक वेब पेज। तो HRMS एप्लीकेशन का जो वेब पेज है उसको ओपन करने के लिए आपको कौन सा यूआरएल करेक्ट रहेगा वो बताना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? दैट इज https://indianrail.gov.in/HRMS। सो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। GZA रोल इन HRMS इज गिवन टू गजेटेड ऑफिसर फॉर। ऑप्शन दिया हुआ यहाँ पे, सैंक्शन ऑफ PF, एक्सेप्टिंग ESS रिक्वेस्ट, मैनेजिंग ग्रुप बी सिलेक्शन प्रोसेस, एक्सेप्टिंग चेंजेस इन ESR। तो GZA रोल का मतलब क्या हो गया? बेसिकली दैट इज गजेटेड अकाउंट्स, गजेटेड सॉरी अकाउंट्स ऑब्लिक पर्सनल ऑफिसर। ओके, तो बेसिकली GZA यूजर रोल इज असाइन टू गजेटेड ऑफिसर्स ऑफ द पर्सनल डिपार्टमेंट। कार्मिक विभाग के जो ऑफिसर्स हैं, गजेटेड ऑफिसर्स हैं जोनल हेडक्वार्टर के अंदर, उनको GZA का रोल दिया जाता है। बेसिकली इसका जो इंपॉर्टेंस क्या है? फॉर मैनेजिंग ग्रुप बी सिलेक्शन प्रोसेस। सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। तो जैसे 30% LDC कोटा प्रमोशन एग्ज़ाम होता है या 70% का एग्ज़ाम होता है, तो ऐसे एग्ज़ाम्स को मैनेज करने के लिए जो है यहाँ पे GZA रोल दिया गया है। लाइक इशूइंग नोटिफिकेशन, ओके, क्रिएटिंग यूनिट कस्टोडियंस, क्रिएटिंग हेडक्वार्टर रेसिपिएंट्स। तो ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो इसमें GZA का रोल जो है बेसिकली लॉगिन इस्टेब्लिशमेंट फंक्शन में जाएंगे, फिर UDIP, फिर ग्रुप बी एप्लीकेशन, फिर ग्रुप बी नोटिफिकेशन एंट्री, इस तरह से जो है तो ये पाथ ट्रेवल करते हुए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दैट इज नेशनल फंड फॉर पर्सन्स विथ डिसेबिलिटी फंक्शंस एज कोऑपरेटिव फंड, कॉन्स्टिट्यूशनल फंड, इमरजेंसी फंड, ट्रस्ट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? दैट इज नेशनल फंड फॉर पर्सन विथ डिसेबिलिटी फंक्शन एज ट्रस्ट। सो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, दैट इज ट्रस्ट। ओके, क्योंकि लीगली एंड ऑपरेशनली जो नेशनल फंक्शन फॉर पर्सन विथ डिसेबिलिटी है, दैट इज नेशनल फंड फॉर पर्सन विथ डिसेबिलिटी फंक्शन एज अ ट्रस्ट। और इसके लिए जो कानूनी प्रोविज़न है वह या कानूनी सपोर्ट है, दैट इज इंडियन ट्रस्ट एक्ट, इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1882 है। ठीक है, इसको बैकिंग यहाँ से मिलती है, तो ये इंपॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। द रिजर्वेशन इन प्रमोशन फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी इज वर्टिकल इन नेचर, डिवाइडेड प्रोपोर्शनली अमॉन्ग SC एंड ST, डिवाइडेड इक्वली बिटवीन ब्लाइंड एंड लो विजन, नन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर हो जाएगा, दैट इज नन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। द रिजर्वेशन इन प्रमोशन फॉर पर्सन विथ डिसेबिलिटी वर्टिकल इन नेचर, वर्टिकल इन नेचर नहीं होता। ठीक है, बेसिकली वर्टिकल इन नेचर का मतलब क्या हो गया कि जैसे SC हो गया, तो SC के लिए जो है तो 15% का रिजर्वेशन, ST के लिए जो 7.5% रिजर्वेशन, OBC के लिए 27% रिजर्वेशन, ओके, EWS के लिए 10% रिजर्वेशन। लाइक दिस इज अ वर्टिकल नेचर ऑफ रिजर्वेशन। ओके, अब यहाँ पे एक पॉइंट ये बोला जा रहा है कि डिवाइडेड प्रोपोर्शनेटली अमॉन्ग SC एंड ST। तो जो PWD रिजर्वेशन होता है दैट इज या इंडिपेंडेंट होता है। ठीक है, 4% जो होता है PWD रिजर्वेशन 4%, दिस इज इंडिपेंडेंट कोटा। ठीक है, बेस्ड ऑन बेसिकली इट इज़ एक्सक्लूसिवली बेस्ड ऑन डिसेबिलिटी होता है। ठीक है, लाइक किसी को लोकोमोटर डिसेबिलिटी है या कोई डीफ डम्ब है
या हार्ड टू लिसन, मतलब पूरी तरह से लिसन नहीं कर पा रहा है, ऑटिज़म है, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़ है, लाइक इस तरह की डिसेबिलिटीज़ के लिए जो है तो 4% रिजर्वेशन दिया हुआ है। डिवाइडेड इक्वली बिटवीन ब्लाइंड एंड लो विजन, नो, नॉट डिवाइडेड इक्वली बिटवीन ब्लाइंड एंड लो विजन। ओके, तो ये तीनों ऑप्शन जो हैं यहाँ पे गलत हो जाते हैं, तो नन ऑफ द इज द करेक्ट आंसर। या एक बात है बोले तो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन जो है, हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन इज द करेक्ट आंसर। ओके, हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 5, दैट इज विच अथॉरिटी अंडर कॉन्ट्रैक्ट लेबर रेगुलेशन एंड एबॉलिशन एक्ट 1970 हैज़ द पावर टू प्रोहिबिट एम्प्लॉयमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लेबर इन एनी प्रोसेस और ऑपरेशन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज एज पर दिस एक्ट appropriate government is the sole authority. ओके, सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, उपयुक्त सरकार। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेलफेयर मेजर अंडर द कॉन्ट्रैक्ट लेबर रेगुलेशन एंड एबॉलिशन एक्ट 1970। फर्स्ट एड फैसिलिटी, वॉशिंग फैसिलिटी, ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी और हाउसिंग फैसिलिटी। ओके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज हाउसिंग फैसिलिटी। ठीक है, आवासीय सुविधा का कोई प्रोविज़न जो है तो इसके अंदर एज अ वेलफेयर मीजर नहीं दिया गया है, बल्कि वॉशिंग फैसिलिटी या फर्स्ट एड फैसिलिटी और ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी ये अवेलेबल है, बट दिस इज़ नॉट अवेलेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, अंडर द ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड 2020 अ क्रिच फैसिलिटी becomes compulsory when an establishment has an employee 20 or more workers, 50 or more workers, 50 or more women, 20 or more women। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज 50 और मोर वीमेन। सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो सेवंथ का क्या आ जाएगा, दैट इज सेवंथ का क्या आ जाएगा, दैट इज सेवंथ का आ जाएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर बी, 50 और मोर वर्कर्स, 50 और मोर वर्कर्स इज द राइट आंसर। 50 या अधिक कर्मचारी, ओके, जिस भी इस्टेब्लिशमेंट में काम कर रहे हों, तो वहाँ पे आपको ये जो क्रेच फैसिलिटी है वह देना अनिवार्य है। सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, अंडर द इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड द थ्रेशोल्ड फॉर स्टैंडिंग ऑर्डर्स इज 20 वर्कर्स, 50 वर्कर्स, 100 वर्कर्स, 300 वर्कर्स। ओके, तो अंडर द इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2020 द थ्रेशोल्ड फॉर स्टैंडिंग ऑर्डर इज 300 वर्कर्स। सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, वैलिड ऑफ निगोशिएटिंग काउंसिल शैल नॉर्मली बी फॉर अ पीरियड ऑफ। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि जो वार्ताकार परिषद है इसकी वैधता समान रूप से कितनी अवधि के लिए होगी, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल। ओके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज 3 ईयर्स। तो जो निगोशिएटिंग काउंसिल होगी उसकी वैलिडिटी कितनी होगी, 3 ईयर्स की होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच आर द फॉलोइंग इज नॉट अ डिपेंडेंट अंडर द वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट 1923। widowed मदर, माइनर लेजिटिमेट डॉटर, मेजर सन अर्निंग इंडिपेंडेंटली और widowed डॉटर इन लॉ। ओके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बेसिकली एज पर द वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट 1923 विच इज़ नॉट डिपेंडेंट, तो मेजर सन अर्निंग इंडिपेंडेंटली इस, ओके, बालिग बेटा जो स्वतंत्र रूप से कमाता हो वह डिपेंडेंट नहीं कहलाएगा। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अंडर द वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट 1923 द मैक्सिमम पेनाल्टी फॉर फेलियर टू पे कंपनसेशन विद इन 1 मंथ इज 25% ऑफ कंपनसेशन, 50%, 75% और 100%। ओके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज 11 नंबर का 50% ऑफ कंपनसेशन इज द maximum penalty for failure to pay compensation within 1 month. So option number B is the right answer for question number 11. Okay, next question पे आते हैं, question number 12, the central advisory board constituted under the minimum wages act 1948 must include employers only, employee only, employers, employee and independent person और government only। तो सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड जो है, दैट इज़ केंद्रीय सलाहकार बोर्ड, इसमें एम्प्लॉयर्स भी होने चाहिए, एम्प्लॉय भी होने चाहिए और इंडिपेंडेंट पर्सनस भी होने चाहिए। सो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, इफ़ एन एम्प्लॉयर पेज लेस दैन मिनिमम वेजेस देन वर्कर कैन क्लेम
difference plus compensation up to 10 times, difference plus compensation up to 5 times, only compensation only the difference. ओके तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज डिफरेंस प्लस कंपनसेशन अप टू 10 टाइम्स. सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ वर्कर मस्ट हैव अ रेस्ट इंटरवल आफ्टर हाउ मेनी आवर्स ऑफ कंटिन्यूअस वर्क, 6 आवर्स, 5 आवर्स, 3 आवर्स, 4 आवर्स. ओके तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज 5 आवर्स. सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सभी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आपको जो है ये रिपीटिव नेचर के क्वेश्चन है. वेलफेयर ऑफिसर इन अ फैक्ट्री इज रिक्वायर्ड इफ नंबर ऑफ वर्कर्स एम्प्लॉयड इज 50 और मोर, 100 और मोर, 500 और मोर, और 1000 और मोर. ओके तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज वेलफेयर ऑफिसर का रिक्वायरमेंट रहेगा फैक्ट्री के अंदर अगर उस इस्टेब्लिशमेंट में 500 वर्कर्स एम्प्लॉयड हैं. ठीक है, और एक सेफ्टी ऑफिसर का भी रिक्वायरमेंट आपको पता होना चाहिए. तो सेफ्टी ऑफिसर के लिए आप प्लीज़ कमेंट करें, कमेंट में बताएं कि क्या कंडीशन है. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 16. पीरियोडिकल रेस्ट टू रेलवे सर्वेंट हुज एम्प्लॉयमेंट इज एजेंशियल इंटरमिटेंट शुड नॉट बी लेस देन. अब देखिए यहाँ पे मैंने आपको बताया है कि जो रेलवे सर्वेंट है उसके जॉब की कैटेगरी के अकॉर्डिंग उसको कैटेगराइज किया गया है 4 कैटेगरीज में. ओके दैट इज, सबसे पहले क्या है आपको पता होगा, सॉरी 4 कैटेगरीज हैं. एक तो इंटेंसिव कैटेगरी है, दूसरा कंटिन्यूअस है, तीसरा एजेंशियल इंटरमिटेंट है, और चौथा एक्सक्लूडेड कैटेगरी है. अब यहाँ पे बात हो रही है एजेंशियल इंटरमिटेंट कैटेगरी की पीरियोडिक रेस्ट की. तो अगर पीरियोडिकल रेस्ट ऑफ रेलवे सर्वेंट हुज एम्प्लॉयमेंट इज इन एजेंशियल इंटरमिटेंट कैटेगरी शुड नॉट बी लेस दैन 24 कॉन्जिक्यूटिव आवर्स विद अ फुल नाइट. सो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा. Next question number 17. A split duty may be assigned only when PCPO approve it, DRM approve it, a worker gives written consent, nature of work requires it. Okay. तो split duty may be assigned only when the nature of work require it. Okay. So option number D is the right answer. Next question है question number 18. Classification of duty under railway servants as hours of work and period of rest rule 2005 must be reviewed every 5 years, every 7 years, every 10 years, none of the above. ओके तो ऐसा कोई रिव्यू करने का कोई रूल नहीं है यहाँ पे. ठीक है, इस एक्ट के अंदर या इस रूल के अंदर जो है दैट इज़ आवर्स ऑफ वर्क एंड पीरियड ऑफ रेस्ट रूल 2005, इसमें कहीं भी ये जो लिखा है क्लासिफिकेशन की उसको रिव्यू करना है, ऐसा कोई समय नहीं बताया गया है. सो नन ऑफ द अबव इसका राइट आंसर हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 18 का क्या हो जाएगा, दैट इज़ ऑप्शन नंबर डी. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19 की बात करेंगे. विच आर द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ सस्टेन्ड अटेंशन. सस्टेन्ड अटेंशन, ओके सस्टेन्ड अटेंशन का मतलब क्या हो गया, ये कौन सी कैटेगरी, जनरली मैंने अभी 4 कैटेगरी जिसमें इंटेंसिव कैटेगरी, ठीक है, तो सस्टेन्ड अटेंशन रहेगा वहाँ पे, तो उसकी बात करेंगे. ओके सॉरी, ऑप्शन दिया हुआ है अपॉइंट्स व्हेन वेटिंग फॉर अराइवल ऑफ अ ट्रेन आफ्टर सेटिंग पॉइंट्स, पीरियोडिक पीरियड आफ्टर स्टेशन मास्टर गिव्स लाइन क्लियर टू स्टेशन इन रियर टिल द ट्रेन अराइव्स, फ्रॉम टाइम द लाइन क्लियर इज आस्क्ड बाय द स्टेशन मास्टर टिल द टाइम द ब्लॉक सेक्शन अहेड इज क्लियर्ड. ओके तो पॉइंट सेट करने के बाद ट्रेन के आने का इंतजार कर रहा है एक पॉइंट मैन, क्या एक सस्टेन अटेंशन का कॉन्सेप्ट है, तो बिल्कुल नहीं है. या आपसे बात करें कि अब पीरियड आफ्टर स्टेशन मास्टर गिव लाइन क्लियर टू स्टेशन इन रियर टिल द ट्रेन अराइव, स्टेशन मास्टर द्वारा पिछले स्टेशन को लाइन क्लियर देने के लिए ट्रेन आने तक की अवधि, बिल्कुल नहीं है. और स्टेशन मास्टर द्वारा लाइन क्लियर कहे जाने के समय से आगे के ब्लॉक सेक्शन को क्लियर होने तक, बिल्कुल नहीं है. सो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, दैट इज नन ऑफ द अबव. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, दैट इज नेक्स्ट 20 नंबर है, दैट इज अपील अगेंस्ट अ क्लासिफिकेशन मे बी प्रेफर टू अ रीजनल लेबर कमिश्नर विद इन अ पीरियड ऑफ. तो आरएलसी के आगे हम अपील कर सकते हैं अगेंस्ट अ क्लासिफिकेशन, ठीक है,
तो 90 डेज ऑफ डिक्लेरेशन के अंदर। सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, 90 डेज ऑफ डिक्लेरेशन। Who specifies a staff as a supervisory for the purpose of railway servants hours of work and period of rest rules 2005? GM, PCPO, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर। ओके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ लेबर। सो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिमिटेशन ऑफ आवर्स ऑफ वर्क इज गिवन अंडर विच सेक्शन ऑफ रेलवे एक्ट 1989? तो रेल अधिनियम 1989 की किस धारा के तहत कार्यों के घंटों की सीमा दी गई है? सेक्शन 131, सेक्शन 132, सेक्शन 133, सेक्शन 130। ओके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज सेक्शन 132। इसके तहत है सेक्शन 132 के तहत। सो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, शॉर्ट ऑफ फॉर इंटेंसिव वर्कर इज पीरियड ऑफ रेस्ट लेस देन 10 आवर्स इन अ ड्यूटी रोस्टर ऑफ 6 आवर्स, less than 12 hours in a mixed duty roster of 6 hours and 8 hours, less than 8 hours in a duty roster of 8 hours, none of the above। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज नन ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच रूल ऑफ द रेलवे सर्विस कंडक्ट रूल 1966 इज रिलेटेड टू कनेक्शन विथ प्रेस एंड मीडिया? 4, 5, 8, 9। ओके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज रूल नंबर 8। यह रिलेटेड है कनेक्शन विथ प्रेस एंड मीडिया से। सबलेटिंग ऑफ गवर्नमेंट एकोमोडेशन इज कवर्ड अंडर विच रूल्स ऑफ रेलवे सर्विस कंडक्ट रूल 1966? सरकारी आवास को सबलेट करने से संबंधित नियम रेल सेवा आचरण नियम 1966 के किस नियम के अंतर्गत आता है? 13A, 14A, 15A और 16A। ओके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज 15A। सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। इन रेलवे सर्वेंट्स डिसिप्लिन एंड अपील रूल 1968 कमीशन इज डिफाइंड एज? तो D&AR के अंदर जो कमीशन है इसका मतलब क्या होता है, दैट इज यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। सो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 26 ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है 27। रूल 3(1) क्लॉज 2 ऑफ रेलवे सर्विस कंडक्ट रूल 1966 इज रिलेटेड टू सेक्शुअल हरासमेंट ऑफ वर्क वीमेन एट वर्क प्लेस, इंटीग्रिटी, एथिकल स्टैंडर्ड, डिवोशन टू ड्यूटी। ठीक है, तो 27 दैट इज डिवोशन टू ड्यूटी, रूल नंबर 3(1) क्लॉज 2। सो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, 3(1) क्लॉज 1 दैट इज इंटीग्रिटी, रूल 3(1) क्लॉज 1 दैट इज इंटीग्रिटी, 3(1) क्लॉज 2 दैट इज डिवोशन टू ड्यूटी, एंड 3(1) जो क्लॉज 3 है, डू नथिंग विच इज अनबिकमिंग टू रेलवे, अनबिकमिंग। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28 की बात करेंगे। इन एक्स पार्टी डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स द इंक्वायरी ऑफिसर्स मस्ट इंश्योर एटलीस्ट 1 रिमाइंडर इज इशूड, एटलीस्ट 2 रिमाइंडर आर इशूड, वेट फॉर द चार्ज ऑफिशियल टू ज्वाइन द प्रोसीडिंग, रीजनेबल अपॉर्चुनिटी एंड प्रॉपर सर्विस ऑफ नोटिस। तो एक्स पार्टी इंक्वायरी या एक पक्षीय जो अनुशासनात्मक कार्रवाई होती है उसमें जांच अधिकारी को क्या सुनिश्चित करना चाहिए, इसके बारे में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो हमेशा आपको याद रखना है यहाँ पे कि जो चार्ज ऑफिशियल्स है, ठीक है, उसको रीजनेबल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए और प्रॉपर सर्विस ऑफ नोटिस होना चाहिए। सो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, दैट इज रीजनेबल अपॉर्चुनिटी एंड प्रॉपर सर्विस ऑफ नोटिस। सो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29 दैट इज एक्शन अंडर रूल 14 क्लॉज 2 ऑफ रेलवे सर्वेंट्स डिसिप्लिन एंड अपील रूल 1968 इज टेकन इन केसेस ऑफ कन्विक्शन ऑन क्रिमिनल चार्जेस, नेशनल सिक्योरिटी मैटर, डेथ ऑफ चार्ज ऑफिशियल और नन ऑफ द अबव। ओके, तो ये बहुत गजब का प्रश्न है। यहाँ पे जो रूल 14 क्लॉज 2 के बारे में बात की जा रही है, ठीक है, तो हम सबसे पहले रूल 14 को जान लेते हैं। रूल 14 के अंदर टोटल 3 रूल आते हैं, ठीक है, 14 क्लॉज 1, दूसरा 14 क्लॉज 2 आएगा और तीसरा आएगा 14 क्लॉज 3। ओके, तो 14 क्लॉज 1 बेसिकली इसमें जो है कन्विक्शन ऑन क्रिमिनल चार्जेस पर है, कन्विक्शन ऑन क्रिमिनल चार्जेस, दैट इज 14 क्लॉज 1। where any penalty is imposed on railway servant on the ground of conduct which has led to conviction on a criminal charges, that is clause 1। ओके,
रूल 14 जो है तो एक स्पेशल प्रोसीजर है जो कुछ सर्टेन ये जो केसेस हैं उसमें अपनाई जाती है। और जो 14 क्लॉज 2 है उसमें अगर डिसिप्लिनरी अथॉरिटी को ये लग जाता है कि यहाँ पे कोई इंक्वायरी की ज़रूरत नहीं है, देयर इज़ नो नीड टू कंडक्ट एनी इंक्वायरी और नॉट रीजनेबली प्रैक्टिकेबल टू होल्ड एन इंक्वायरी, ठीक है, तो ऐसे मैटर में जो है तो डायरेक्ट वो जो है तो कार्रवाई कर सकता है, ठीक है। तो दैट इज़ द रूल 14 क्लॉज 2। तो यहाँ पे ऑप्शन में ऐसा कुछ दिखा नहीं है, सो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा, नन ऑफ द अबव। और तीसरा केस है दैट इज़ नेशनल सिक्योरिटी मैटर, दैट इज़ 14 क्लॉज 3 जिसको हम बोलेंगे, और ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है तो अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो प्रेसिडेंट को अगर ये लगता है, ठीक है, दैट मीन्स प्रेसिडेंट अगर ये सेटिस्फाई हो जाते हैं कि इन द इंटरेस्ट ऑफ सिक्योरिटी ऑफ स्टेट, ठीक है, कि इस केस के लिए जो है तो कोई डिसिप्लिनरी अथॉरिटी जो है यहाँ पे कोई इंक्वायरी की ज़रूरत नहीं है, तो ऐसे केसेस में नेशनल सिक्योरिटी मैटर को अटमोस्ट इंपॉर्टेंस देते हुए एक्शन हो सकता है। सो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 30, अपील अगेंस्ट ऑर्डर्स पास्ड बाय इंक्वायरी ऑफ अथॉरिटी इन द कोर्स ऑफ इंक्वायरी अंडर रूल 9 लाइज टू। तो नियम 9 के तहत जांच के दौरान जांच प्राधिकारी द्वारा पारित आदेशों के खिलाफ अपील निम्नलिखित में से किसको होती है? डिसिप्लिनरी अथॉरिटी, अपीलेट अथॉरिटी, रिविजनरी अथॉरिटी, नन ऑफ द अबव। ओके, सो अपील अगेंस्ट ऑर्डर पास्ड बाय द इंक्वायरी अथॉरिटी इन द कोर्स ऑफ इंक्वायरी अंडर रूल 9 लाइज टू नन ऑफ द अबव, ठीक है। जांच के दौरान जांच प्राधिकारी द्वारा पारित आदेशों के खिलाफ अपील इनमें से किसी के द्वारा किसी के अगेंस्ट नहीं की जा सकती, किसी के आगे नहीं की जा सकती। नेक्स्ट है, सेल एंड परचेस ऑफ शेयर्स सिक्योरिटीज नीड्स टू बी इंटीमेटेड टू रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन अंडर रूल 18 क्लॉज 4 इफ इन अ कैलेंडर ईयर सेल एंड परचेस एक्सीड 2 months बेसिक पे, 3 months बेसिक पे, 6 months बेसिक पे, नो लिमिट हैज़ बीन सेट एज इट इज़ नॉट मूवेबल प्रॉपर्टी। ओके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? दैट इज 6 months ऑफ बेसिक पे। सो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट वन इज द पावर टू इंटरप्रेट द रेलवे सर्विस कंडक्ट रूल 1966 लाइज विथ डिसिप्लिनरी अथॉरिटी, कंट्रोलिंग अथॉरिटी, रेलवे बोर्ड, द प्रेसिडेंट। ओके, सो द पावर टू इंटरप्रेट और द रूल्स 1966 lies with the President of India. So option number D is the right answer. Next question है question number 33. The resignation of a railway servant whose conduct is under investigation should be accepted after the sanction of the authority who is competent to. तो कोई रेलवे कर्मचारी है जिसका आचरण जो है जांच के अधीन है, जिसका आचरण बात कर रहे हैं हम जांच के अधीन है, उसका त्यागपत्र उस प्राधिकारी की मंजूरी के बाद स्वीकृत किया जाना चाहिए जो सक्षम है। impose any of the major penalty on him, remove him, dismiss him, accept his apar. ओके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? दैट इज who dismissed him. सो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 34, प्रोविजन ऑफ एडवांस ऑफ लीव सैलरी हैज़ बीन अबॉलिश्ड इन। तो एडवांस ऑफ लीव सैलरी हैज़ बीन अबॉलिश्ड इन 7th पे कमीशन। सो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। Next is question number 35. A railway servant with less than 2 surviving children and as a surrogate mother is entitled for how many days of maternity leave? 45 days, 90 days, 180 days, not entitled. ओके, तो यहाँ पे जो रेलवे सर्वेंट्स हैं विथ लेस दैन 2 सर्वाइविंग चिल्ड्रन एंड एज सरोगेट मदर इज इंटाइटल्ड फॉर 180 days ऑफ मैटरनिटी लीव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पेशल लीव टू एन अग्रीव्ड फीमेल रेलवे सर्वेंट कनेक्टेड टू इंक्वायरी ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट में बी ग्रांटेड। ठीक है, तो यहाँ पे स्पेशल लीव मिलेगी टू अग्रीव्ड फीमेल रेलवे सर्वेंट जो कि उसके साथ सेक्सुअल हरासमेंट हुआ है अप टू पीरियड ऑफ 90 days विदाउट द रिकमेंडेशन ऑफ इंटरनल कमिटी इवन आफ्टर कंक्लूजन ऑफ इंक्वायरी ऑल ऑफ द अबव। ओके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? दैट इज अप टू अ पीरियड ऑफ 90 days. So option number A is the correct answer. Next one is question number 37. Which are the following is correct about leave not due? It is very important question. Okay.
limited to a 360 days during entire service on medical certificate, shall be debited against the half pay leave likely to be earned subsequently, may be granted to a temporary railway servant in special circumstances, all of the above. ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा दैट इज ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ से जो लीव नॉट ड्यू है उसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। ओके, दैट इज लिमिटेड टू 360 days, absolutely correct, shall be debited against the half pay leave and may be granted to temporary railway servant in the special circumstances. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38 की बात करेंगे, दैट इज पर कैपिटा फंड एलोकेशन अंडर स्टाफ बेनिफिट फंड फॉर द हेड प्रमोशन ऑफ मेंटल हेल्थ एंड वेल बीइंग ऑफ एम्प्लॉइज इज। तो इस हेड को जो है तो रिसेंट में भी ऐड किया गया है। ओके, कर्मचारी हित निधि के अंतर्गत कर्मचारियों के मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण को बढ़ावा देने के लिए प्रति व्यक्ति निधि आवंटन क्या है। तो जो 800 रुपये का ग्रांट यहाँ पे पर कैपिटा पर एम्प्लॉई दिया जाता है, उसमें जो 17 रुपये का अनुदान है ओके, यह 17 रुपये का जो एलोकेशन होता है दैट इज़ फॉर मेंटल हेल्थ एंड वेल बीइंग ऑफ एम्प्लॉइज़, उसके प्रमोशन के लिए होता है। सो ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर, प्लीज़ रिमेंबर इट, इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 39, दैट इज चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर स्टाफ बेनिफिट फंड। स्टाफ बेनिफिट फंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर IREC वॉल्यूम 1 चैप्टर 8 आपको पढ़ के जाना है, और इसके अंदर यह पूछा जा रहा है कि करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। ऑप्शन दिया हुआ है, अ रिटायर्ड एम्प्लॉय कैन बी nominated by recognized trade union to serve on the SVF committee. Normal tenure of member of a committee is 1 year. Representation of trade unions and associations is equal and none of the above. तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा दैट इज अ रिटायर्ड एम्प्लॉय कैन बी नॉमिनेटेड बाय रिकॉग्नाइज्ड ट्रेड यूनियन टू सर्व ऑन द SVF कमिटी। सो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 39 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 का ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40 की बात करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म 8 इज रिलेटेड टू व्हाट। अपॉइंटमेंट ऑफ प्रेजेंटिंग ऑफिसर, अपॉइंटमेंट ऑफ इंक्वायरी ऑफिसर, नोटिस अंडर रूल 14 क्लॉज 1, नोटिस अंडर रूल 14 क्लॉज 2। तो जो स्टैंडर्ड फॉर्म 8 है दैट इज SF8 इज फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ प्रेजेंटिंग ऑफिसर, दैट इज ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। स्टैंडर्ड फॉर्म 7 होता है वो अपॉइंटमेंट ऑफ इंक्वायरी ऑफिसर होता है। तो इस तरह से हमने टोटल 14 क्वेश्चंस जो है तो कवर किए, 40 क्वेश्चंस। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस